वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है क्या? बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। हालांकि मैंने बहुत सारे रोल्स आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे, हम उसका बस थोड़ा बहुत रिपीटेशन करेंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि यहाँ पर बर्डन ना पड़े और आपको मैं हर चीज रटवा सकूं। क्योंकि मिनरल एंड न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोगों को याद नहीं होता कि किसका क्या रोल है। मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं हर रोल का फंक्शन आपको समझा सकूं, ताकि आप ये जान सके कि इनका रोल कहां पर है। और मैं आपको बताऊं, आधे से अधिक मिनरल्स का रोल्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको याद ही तो दिलाना है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे द रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कि इनका प्लांट्स में क्या रोल होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये हमारे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिनकी आवश्यकता हमको थोड़ी ज्यादा होती है। कितनी होती है? लेक्चर नंबर 1 लगाइए तो आपको क्वांटिटी मिलेगी। लेक्चर नंबर 2 में बताया मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट, बोरॉन, आयरन, निकल, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ठीक है, ये सब, जिंक, ये सब क्या है? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिनकी जरूरत हमको थोड़ी कम होती है। आज हम इन्हीं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के रोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर पौधों में किसकी जरूरत कितनी ज्यादा होती है। एक्चुअली मैक्रो की ज्यादा है, माइक्रो की कम है, पर एक्चुअली हर माइक्रो न्यूट्रिएंट में किस मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या रोल है प्लांट्स में, वो आज की क्लास में हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट, व्हिच इज द नाइट्रोजन। मैं यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रोल है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐसा कोई बचा नहीं जिसमें कार्बन जो है, हाइड्रोजन, ये सब है नहीं। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ये तीनों ही जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे बायो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में मैं ना भी बताऊं तो मेरे प्यारे बच्चे आप सब लोग जानते हैं, और इवन आपके एनसीईआरटी में शायद ये दिया भी नहीं हुआ है। हम एनसीईआरटी के बारे में भी इस लेक्चर में बात करेंगे। सो एनसीईआरटी हम छोड़ेगा नहीं जब तक तुमको पढ़ाएगा नहीं। ठीक है, सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। बेटा, पूरा बायो मॉलिक्यूल पढ़ रखा है हम लोगों ने। इतने लंबे लंबे लेक्चर जो मैंने दिए हैं आपको, उसमें कार्बन ही कार्बन तो था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही तो था। तो उसको अगर हम छोड़ भी दें तो आप ऑलरेडी उनके रोल्स जानते हैं कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है पौधों के लिए, हाइड्रोजन का क्या रोल होता है पौधों में, कार्बन का क्या रोल होता है पौधों में। तो यू नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल मैनर्ड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल थिंग बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज होती है नाइट्रोजन। लेट्स स्टार्ट। नाइट्रोजन है क्या, कैसे कहेंगे हम लोग? आ जाओ बच्चों, देखो क्या है नाइट्रोजन। हमारे एनवायरनमेंट में टोटल 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना प्रतिशत होती है नाइट्रोजन? 78। बहुत सारे लोग क्या, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये N2 के फॉर्म में मिलती है। अगर मैं बात करूं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी। समझ गई क्या बोला मैंने? अगर मेरे को डबल बॉन्ड तोड़ना है तो कम एनर्जी लगेगी, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, बहुत दम लगेगा, बहुत दम लगा के ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वी नीड लॉट्स ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए है। कहाँ से लाएंगे एफिशिएंसी? प्रॉब्लम तो ये है, हमको ये जानना है कि हम कहाँ से लाएंगे एफिशिएंसी। अब हमको क्या करना है? पौधों में नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है? पौधों में नाइट्रोजन की जरूरत अमोनिया बनाने के लिए होती है, और इस अमोनिया से हम प्रोटीन बना सकते हैं। पौधों में प्रोटीन बनाने का रोल नाइट्रोजन का होता है, और इस प्रोसेस को बेटा, मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे, पीले, नीले, गुलाबी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में इस चैप्टर में आपको आखिरी में मैं पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, तो हमें प्रोटीन बनाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। वी हैव टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, बट हाउ? क्वेश्चन है कैसे। ठीक है, हमारे अंदर ये एफिशिएंसी नहीं है कि हम इस डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन को तोड़ सकें।
ठीक है, हमारे अंदर ये एफिशिएंसी नहीं है, तो किसके अंदर है? प्लांट में किसके अंदर ये एफिशिएंसी है? समझो, किसके अंदर एफिशिएंसी है? खैर अभी तो हम ह्यूमन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर है या नहीं, अभी हम बात करें प्लांट के अंदर। प्लांट में क्या प्लांट के अंदर ये एफिशिएंसी है कि वो नाइट्रोजन को तोड़ सके? तो आंसर है नहीं। प्लांट के अंदर स्वयं ये एफिशिएंसी नहीं होती कि वो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सके। तो कैसे अमोनिया बनाओगे? अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे अमोनिया बनाएंगे? क्योंकि अमोनिया में तो एक ही नाइट्रोजन दिख रहा है। आओ देखें कैसे, ठीक है। पर यहां पर कुछ प्रोकैरियोट्स रहते हैं, मेरी बात समझो क्या बोल रही हूं मैं। बहुत सारे प्रोकैरियोट्स रहते हैं, कहां पर? एनवायरमेंट में या पौधों की जड़ों पर। हा ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये एक्चुअली नाइट्रोजन को तोड़ने का काम करेंगे बच्चों, समझ में आई बात? ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये नाइट्रोजन को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। दे विल ब्रेक द नाइट्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, ये क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे? इनके पास ऐसा क्या है जो ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं? सवाल तो ये है। सवाल का जवाब बहुत आसान है। इन प्रोकैरियोट्स के पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। दे ऑल हैव अ स्पेशल एंजाइम, ठीक है, स्पेशल एंजाइम। बच्चों ध्यान से देखो, एंजाइम कॉल्ड एज, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं। स्पेशल एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज। क्या कहते हैं बच्चों? मेरे बच्चों, इसे कहते हैं नाइट्रोजिनेज। ये नाइट्रोजिनेज प्लांट के पास नहीं होता, समझे। प्रोकैरियोट्स के पास एक स्पेशल एंजाइम है जिसे आप कहते हैं नाइट्रोजिनेज। समझ में आई बात? और नाइट्रोजिनेज जो होता है इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन। इसमें भी ये एक्चुअली नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए ये एंजाइम हमको चाहिए, ठीक है। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इस ब्रेक डाउन, जो ये बॉन्ड है इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। तो प्रोकैरियोट्स के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होने की वजह से ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं और अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? सो नाइट्रोजन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स है प्लांट के लिए, पर ये एसेंशियल एलिमेंट जो होता है ये एक स्पेशल एंजाइम की प्रेजेंस में ही अमोनिया में कन्वर्ट हो पाता है, क्योंकि प्लांट में डायरेक्ट नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। प्लांट में किसकी जरूरत है? प्लांट में फिक्स्ड नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है जो कि अमोनिया के फॉर्म में मिलता है, अमोनिया प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रोकैरियोट्स के पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज विल ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स इन बिटवीन द टू नाइट्रोजन एंड द फ्री नाइट्रोजन विल कन्वर्ट इनटू द अमोनिया, ठीक है। आ जाए बात, पढ़ ले अब हम लोग डिटेल इसके बारे में। आ जाओ। सबसे ज़्यादा जिस एलिमेंट की ज़रूरत है, जिस एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है प्लांट्स को, वो है हमारा नाइट्रोजन। समझ में आ गई बात? इसीलिए कार्बन, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को छोड़ते हुए मैं सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बात कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस फॉर्म में जिस एलिमेंट की ज़रूरत है वो है नाइट्रोजन। पर नाइट्रोजन को हम सिंपली नहीं ले सकते, नाइट्रोजन को हम इस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्रेट या अमोनिया के फॉर्म में लिया जाता है। फ्री नाइट्रोजन हम नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन को लेने का फॉर्म होता है नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया, ठीक है। ओके, नाउ अब तो ये समझ गए आप लोग कि सबसे ज्यादा हमको कौन सा चाहिए? हमको चाहिए नाइट्रोजन, पर किस फॉर्म में लेते हैं हम? नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। नाउ नाइट्रोजन जो है ये हर प्लांट को चाहिए, स्पेशली किसको चाहिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। What do you mean by meristematic tissue? What do you mean by meristematic tissue? इस टर्म का मतलब क्या है? अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपको थोड़ा सा मैं लेके चलती हूँ क्योंकि हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? What do you mean by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? हैं?
देखो, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बहुत शरारत करता था, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि छोटा बच्चा जब मैं था तो मेरे अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे जो उबल उबल के डिवाइड होते थे। समझ में आई बात? वैसे ही प्लांट्स के साथ है। प्लांट्स जब अपने डेवलपिंग स्टेज पर होता है तो इनके पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के नाम से जानते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं इनके पास क्या होती हैं? दे हैव मोस्ट डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, इनके पास क्या होती हैं? इनके पास होती हैं मोस्ट डिवाइडिंग सेल्स, और ये मोस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सबसे अधिक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। देखो बेटा, जब हम बड़े होते हैं, देखो जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उसको हमको हर आधे घंटे में खाना खिलाना पड़ता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके डाइट्स जो है एक घंटे में, दो घंटे में, पाँच घंटे में। फिर जब मेरे बराबर हो जाते हैं तो दिन में 3-4 बार भी खा लेंगे तो चलेगा। फिर जब और बड़े हो जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तो उनको 2 बार भी खाना जो है नहीं पच पाता। कारण यह है कि जितना ज़्यादा आपकी सेल वर्क करेगी वहाँ पर उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। दे आर मोस्ट एक्टिव टिश्यूज। ठीक है, क्या होते हैं ये? मोस्ट एक्टिव टिश्यूज। अगर आपको 9th क्लास की कोई चीज़ याद होगी तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में याद होगा। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये सब याद होंगे। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? बर्ड पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे पाए जाते हैं? नोड्स में पाए जाते हैं। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं? वो तने की चौड़ाई को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मेरिस्टम पाए जाते हैं? बर्ड्स पे पाए जाते हैं, रूट टिप पे पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? यंग लीव्स में पाया जाता है मेरिस्टम। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? यंग लीव्स में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? यंग स्टेम में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर क्या पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, और इन जगहों पर नाइट्रोजन देने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसे बाद में हम अमोनिया या अमोनिया के फॉर्म में डायरेक्टली भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर हम उसे प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर आप ज़्यादा काम करते हो बच्चों, तो एट दैट टाइम यू नीड मोर प्रोटीन। बेटा, अगर मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है। इसीलिए जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और वो प्रोटीन जो चीज़ है वो किससे बनी होती है? नाइट्रोजन से बनी होती है। आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कैसे बना होता है। ओके, नाउ तो प्लांट जो होते हैं उनको नाइट्रोजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाया जाता है। ये जो है, देखिए, प्लांट में कुछ भी हो रहा है, समझो बात को। प्लांट में कुछ भी हो रहा है, चाहे सेल डिवाइड हो रही है, चाहे सेल इलोंगेट हो रही है, चाहे सेल रेस्पिरेशन कर रही है, चाहे सेल फोटोसिंथेसिस कर रही है, चाहे सेल डीएनए बना रही है, चाहे सेल एटीपी बना रही है, चाहे सेल अमाइनो एसिड बना रही है जो कि प्रोटीन के लिए ज़रूरत है। सेल चाहे कुछ भी करे, सेल कुछ भी करे, मैं तो बोल रही हूँ कोई भी काम करे, उसके लिए उसे नाइट्रोजन ज़रूरी है। समझ में आई बात? बिना नाइट्रोजन के आप काम नहीं कर सकते। एवरी प्रोसेस नीड द नाइट्रोजन, दैट्स इट। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो। लेट्स स्टार्ट। So it is essential for the all metabolic activities. What do you mean by metabolic activities? Metabolic activities, respiration, excretion, photosynthesis, ये सब क्या है? metabolic activities है। ठीक है, जैसे कि photosynthesis, respiration, cell growth, cell division, reproduction, reproductive growth, ये सारी चीज़ें जो है photosynthesis में क्या है? भैया आप लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, देर आर n नंबर ऑफ एंजाइम विच इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, बहुत सारा नाइट्रोजन होता है उनके पास। रेस्पिरेशन की बात करती हूँ मैं, रेस्पिरेशन में हम बहुत सारे एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं, और इन सारे एंजाइम्स में क्या हो सकता है? नाइट्रोजन हो सकता है। तो चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए है। ठीक है, सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए, एवरी प्रोसेस, एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नीड्स द नाइट्रोजन। जैसे कि मैं बोलूँ सेल डिवीजन के लिए, अगर मैं बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ सेल डिवीजन। ठीक है, मैं सीधी बात बोल रही हूँ, सेल डिवीजन। अब अगर मैं बोल रही हूँ सेल डिवीजन की, तो नाइट्रोजन मुझे सेल डिवीजन में क्यों चाहिए? मेरा सवाल ये है कि व्हाई आई नीड द नाइट्रोजन इन द सेल डिवीजन। जब मैं सेल डिवीजन करूंगी तो मैं एक सेल को दो बराबर भागों में डिवाइड करूंगी। ठीक है, एक सेल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करूंगी। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। ये पढ़ चुके हैं हम लोग।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। और इसमें डीएनए का कंटेंट जो होगा वो उतना ही होगा, ठीक है। अगर इसके पास, समझो बात को, ये जो डीएनए का कंटेंट है यही इनके पास होगा, ठीक है, सेम चीज इनके पास भी होगी, ये डॉटर सेल्स है। पर मेरा क्वेश्चन, मेरा सवाल, मेरा जो है वो ये है कि अब इनमें नाइट्रोजन कहाँ पर है। हाँ हाँ हाँ, अब इनका नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है वो देखो बच्चों, देखो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है, बोलेंगे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर है। एक तो इनकी सेल वॉल पे नाइट्रोजन है, ठीक है, सेल वॉल पे नाइट्रोजन है। ऊपर से ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है ना, डीएनए कंटेन लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डीएनए के पास नाइट्रोजन होता है। अगर आपको कुछ याद होगा तो मैं अभी आपको यहाँ याद दिला देती हूँ। डीएनए का बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। डीएनए का बैकबोन किससे बना होता है, डीएनए का बैकबोन बना हुआ होता है शुगर और फॉस्फेट से। और शुगर और फॉस्फेट के बैकबोन्स को हम बीच में, देखो ध्यान से, यही पढ़ाया मैंने आपको, है ना, याद किया करो बेटा, है ना, लेक्चर्स लगाया करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीजें हैं जीवन में। और हम दो शुगर्स को बीच में किससे जोड़ते हैं, बताइए, हम जोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेसिस से। याद आया आप लोगों को, किससे जोड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस से जोड़ते हैं दो शुगर्स को। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हो मेरे लेक्चर्स डीएनए वाले, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के नाम से है। ओके, सो जो आपका सेल डिवाइड हो रहा है, सेम जो कंटेंट ऑफ डीएनए इस पेरेंट सेल के पास है वही डॉटर सेल के पास होगा। दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस, इक्वल नंबर पे, इक्वल कंटेंट पे। तो जो डीएनए डिवाइड हो रहा है एक्चुअली उसमें क्या क्या है, उसमें फास्फोरस है, उसमें शुगर है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस है। आ गई बात समझ में, नाइट्रोजनस बेसिस है मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन है। तो डीएनए का जो फ्रेम है, जो फ्रेम बना रहे हो आप, उसमें नाइट्रोजन एक लिंकर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर नाइट्रोजन के नाइट्रोजनस बेस नहीं होंगे तो इस बैकबोन का कोई मतलब नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वो डीएनए बनाने के काम आता है। डीएनए अगर है तो सेल डिवीजन हो सकता है। मिडिल लैमेला दे हैव नाइट्रोजन, ठीक है, सेल वॉल दे हैव नाइट्रोजन, ठीक है, इवन सेल सैप, ठीक है, सेल सैप में नाइट्रोजन होता है, वैक्यूल्स में नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन एवरी जितना भी आपके पास सेल में जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी सेल ऑर्गेनल है आपके पास, कुछ भी है बेटा, उसमें नाइट्रोजन होता ही होता है। दूसरी बात, अगर आप बोले कि अगर आप, मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सेल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, अगर आई होप कि यहाँ पे खाली होगा, मेरे पास जगह नहीं है, चलिए, अगर मैं बात कर रही हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो दे आर द मोस्ट एक्टिव सेल्स। अगर ये मोस्ट एक्टिव सेल्स हैं बच्चों, ध्यान समझो, अगर मान लो कि ये सपोज दैट कि ये प्लांट है, ठीक है, सपोज दैट कि ये प्लांट है मेरा, ठीक है, अब ये जो है ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये क्या है आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं ये जल्दी जल्दी 1 से 2, ठीक है, और 2 से 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी डिवाइड हो रही है, इसमें बहुत जल्दी डिवीजन हो रहा है। तो बहुत जल्दी डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब ये कि ये अपने डीएनए से प्रोटीन भी तो बना रही होंगी, पढ़ा है आप लोगों ने, 12th क्लास में पढ़ोगे आप इसके बारे में, ट्रांसलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने डीएनए से क्या बना रही होंगी, प्रोटीन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे अमाइनो एसिड। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है बच्चों, अमाइनो एसिड, ठीक है। और अमाइनो एसिड का मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर लूं, ठीक है, अगर मैं अमाइनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर लूं तो ये है अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपको ये अमाइन ग्रुप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और इस अमाइन ग्रुप में आपको ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि डीएनए हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे नाइट्रोजनस बेसिस हो, कुछ भी हो, उसमें नाइट्रोजन का पाया जाना आवश्यक होता है। नाइट्रोजन किसी भी रूप में पाया जा सकता है, अमोनिया के फॉर्म में पाया जा सकता है, नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जा सकता है, अमाइन के फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में पाया जा सकता है। बस ये याद रखो कि नाइट्रोजन जो है वो हर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, चाहे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो। ये हर सेल के प्रोसेस में बात करते हैं, चाहे सेल डिवीजन हो, सेल इलॉन्गेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, डीएनए बनाना हो, डीएनए सेल डिवाइड करना हो, डीएनए तो बनाना ही पड़ेगा, प्रोटीन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक। चलिए उसके बाद, हाँ, तो ये आ गए हम लोग मेरिस्टेमेटिक, रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट पर्टिकुलरली बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो दीज आर द एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जनरली क्या बनाते हैं, अगर आपको 9th क्लास का कुछ याद होगा, मैडम हमें 11th क्लास का तो याद होता नहीं है, 9th क्लास का क्या क्या याद होगा। एपिकल मेरिस्टम मतलब बड, एपिकल मेरिस्टम मतलब बड बनते हैं यहाँ से, कली। इंटरकैलरी मेरिस्टम मतलब यहाँ से लीव्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टम, इससे आपकी चौड़ाई बढ़ती है। तो प्लांट में लीव्स उगाना हो नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, प्लांट्स में चौड़ाई बढ़ाना हो नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट में कली उगाना हो नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है।
सो ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए जरूरी होता है, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आई थिंक ये पीछे लिखा भी हुआ था, है ना। तो ये फंक्शन है इसका कि हर चीज के लिए चाहिए होता है। तो देखो सेल डिवीजन कर रहे हैं, सेल डिवीजन करोगे तो डीएनए डिवाइड होगा, डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, डीएनए डिवाइड करोगे प्रोटीन बनाओगे, नहीं प्रोटीन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सो ये कहानी क्लियर हो गई, नाइट्रोजन वाली क्लियर हो गई सबको कहानी, ठीक है, डन। सो वी हैव डन विद वन मिनरल, वन मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉल्ड एज नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया बच्चों, हम लोगों ने सीख लिया कि नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत सारा है, ठीक है। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में बहुत ही सारा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है उसे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। अच्छा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में, अच्छा यहाँ पर आपको ना एक और चीज़ में 2 मिनरल्स के और फंक्शन यहीं पे बता दे रही हूँ, इसको याद रखना बेटा, है ना। ये यहाँ पे बॉक्स में लिख दे रही हूँ मैं, देखो ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना प्रोकैरियोट्स के पास, ध्यान से देखना, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना प्रोकैरियोट्स के पास, इसके पास होती है मॉर्फी। ये मॉर्फी क्या होता है, मॉर्फी को मॉर्फिन से याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के पास होता है मॉर्फी, ठीक है। मॉर्फी, मौसी से याद रख लो, मौसी होती है इसके पास, ठीक है। ये जो मौसी होती है ना, ये इसका क्या है, ध्यान से देखो, ये एंजाइम है। तो एंजाइम का एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं, याद पढ़ाया था मैंने आपको। तो मॉर्फी जो होता है ये इसका नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। तो अगर आपसे यहाँ पर आपके 2 मिनरल के और भी फंक्शन निकल गए कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मॉलिब्डेनम और आयरन पाया जाता है जो कि उसके नॉन प्रोटीन पार्ट को प्ले करते हैं। एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बताइए पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कोएंजाइम्स, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटालिक आयंस के बारे में। तो नॉन प्रोटीन पार्ट में क्या होता है, मॉलिब्डेनम और आयरन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मॉलिब्डेनम और आयरन जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में पाए जाते हैं एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि नाइट्रोजन को तोड़ने का काम करते हैं। ये नाइट्रोजिनेज मैंने बताया इसलिए ताकि मैं यहाँ पे 2 आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बता सकूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, फिर उसके बाद ये कहानी पढ़ी कि डीएनए में पाया जाता है, सब कहानी पढ़ ली है मैं हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है नाइट्रोजन, सेल टर्जिडिटी भी मेंटेन करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेल टर्जिडिटी मेंटेनेंस भी करता है, ठीक है, सेल के शेप को मेंटेनेंस भी करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि ये पूछते नहीं कहाँ पाया जाता है क्योंकि पाया तो हर जगह ही जाता है, हर जगह मतलब जो भी डेवलपिंग प्लांट है वहाँ तो ये सारे न्यूट्रिएंट पाए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कि कहाँ पाया जाता है। सिर्फ फंक्शन क्या है, वो करता क्या है, ये पूछा जाता है। कौन सा स्पेशल फंक्शन है वो पूछा जाता है। जैसे नाइट्रोजिनेज का मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल फंक्शन क्या होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नाइट्रोजिनेज में होता है मॉफी, ठीक है, मौसी होती है उसमें, मौसी में मॉलिब्डेनम और आयरन होता है जो कि उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहानी मैं आपको समझा दी। ये क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं ये कैसे एब्जॉर्ब होता है और किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, आयरन आता है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और बोरॉन भी आ सकता है और कैल्शियम भी आ सकता है, बाकी ये सब नहीं आते, ठीक है। चलो ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट की जिसका नाम है फॉस्फोरस। चलिए शुरू करें। फॉस्फोरस जो होता है, देखो चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे पोटेशियम हो, कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, देखो बेटा हमेशा याद रखो कि जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ ना तो ऑब्वियसली उसको खाने की ज़रूरत ज़्यादा है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ दाल ही दाल खाएगा, ठीक है, भैया उसको चावल भी चाहिए, उसको सब्जियां भी चाहिए, उसको थोड़ी बहुत रोटी भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सब चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो कि डेवलपिंग टिश्यूज होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक बड डेवलप हो रही है ना, तो ये मेरिस्टेम है, यहाँ से लीव्स निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, तो यहाँ पर जो लीव्स निकलेंगी वो कौन सी सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हमेशा ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा ही रहते हैं, चाहिए होते हैं। तो अगर मैं भी आपको पोटेशियम में पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी पोटेशियम भी ज़्यादा चाहिए आपको, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में तो ये पाए ही जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद इट स्टोर्ड इन, कहाँ फॉस्फोरस होता कहाँ है, देखो स्टोर्ड इन फ्रूट, सीड, स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है।
स्टोरेज ऑर्गन कौन, जहाँ जहाँ पे भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हो वहाँ वहाँ पाया जाता है, जैसे फूल में, फल में, जहाँ जहाँ भी जो चीज़ें आप स्टोर करते हो ना वहाँ पे फास्फोरस होता है, ठीक है। यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पाया जाता है। देखो भैया जो भी सेल डिवाइड हो रही है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, वहाँ पर आपको भयंकर तरीके से काम करते जाना, तो ऑब्वियसली सारे न्यूट्रेंट आपको ज़्यादा चाहिए ही है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं हम लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले फॉस्फोरस शुरू कर रही हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट विद द फॉस्फोरस, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करें। फॉस्फोरस, अब मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी, ठीक है। फॉस्फोरस जो है ये कहाँ कहाँ पर चाहिए। सबसे पहले मेरा मन पता है क्या लिखने का है, सबसे पहले मेरा मन है इस हीरोइन के बारे में लिखने का जिसका नाम है एटीपी। अब इस हीरोइन के पास ना बच्चों, इस हीरोइन के पास फॉस्फेट के 3 बॉन्ड्स होते हैं। समझो बात को। अगर आपको मैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का डायग्राम बना के बताऊं तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, ये तो ना मुझे भी तो स्ट्रक्चर भी तो नहीं याद रहते यार, मैं भूल जाती हूँ। चलो ये एडिनोसिन का डायग्राम है। फर्स्ट नंबर पे हम क्या जोड़ते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम जोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर हम जोड़ते हैं फॉस्फेट के 3 बॉन्ड्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है एटीपी का, ठीक है। ये क्या है, राइबोज शुगर। ये याद है आप लोगों को कि भूल गए, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है आपका एटीपी का स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस। क्या है, क्या, ओहो, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका, राइबोज शुगर हो गई, और ये है आपके ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये बच्चों क्या हैं आपके, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, एटीपी का, जिसके पास 3 फॉस्फेट है। अगर मान लीजिए, अच्छा फॉस्फेट एनर्जी कहाँ स्टोर है, इन बॉन्ड्स में, ठीक है। एनर्जी कहाँ स्टोर है, इन बॉन्ड्स में। इनको आप हाई एनर्जी फॉस्फेट, हाई एनर्जी रिच बॉन्ड कहते हैं। अगर मैंने ये बॉन्ड उड़ा दिया, ठीक है, सपोज दैट, तो यहाँ से कितने फॉस्फेट निकल गए, 2 फॉस्फेट निकल गए। ये यहाँ से उड़ा दिया तो कितने फॉस्फेट निकल गए, ये एक सेकेंड अच्छे से बनाती हूँ, देखो हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है। सबसे पहले मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये वाला फॉस्फेट बनाया, तो अब आपका क्या बन गया, अब आपका बन गया ADP प्लस PI, ठीक है। क्या बन गया आपका, क्या प्रोडक्ट निकला आपके पास बच्चों, बताओ मुझे, आपके पास प्रोडक्ट क्या निकला, हमारे पास मैडम प्रोडक्ट निकला ADP प्लस PI, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेटा। इसमें कितने फॉस्फेट बचे, 2 फॉस्फेट बचे, एक बाहर निकल गया। इससे मैंने एक और फॉस्फेट निकल गया, तो ये बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इससे एक और फॉस्फेट बाहर निकल गया। पर अगर मैं इस AMP में एक और फॉस्फेट ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा ADP, और इसमें फिर एक और फॉस्फेट में ऐड कर दूं तो ये फिर से बन जाएगा ATP। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम फॉस्फेट को ऐड करते हैं। तो अगर आप फॉस्फेट बाहर निकाल रहे हैं ATP से, 3 फॉस्फेट से 1 हटाया, फिर 2 हटाया, तीनों हटा दिए, तो बहुत सारी एनर्जी निकली। पर ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एनर्जी निकलती रहती है, एनर्जी कभी यूज भी तो होती है, एनर्जी कभी स्टोर भी तो होती है। तो एनर्जी हम स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, ATP के फॉर्म में करेंगे, बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट। वी हैव टू ऐड फॉस्फेट 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो फॉस्फेट क्या है, ATP का एक मेन कॉम्पोनेंट होता है। फॉस्फेट नहीं होगा तो एनर्जी नहीं स्टोर होगी। सो फॉस्फेट इज फाउंड इनटू द ATP फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। डन। ये कहानी क्लियर हो गई कि किसमें काम आता है, फॉस्फेट किसमें काम आता है, फॉस्फेट काम आता है फॉस्फोराइलेशन में। किसमें काम आता है बच्चों, फॉस्फेट काम आता है फॉस्फोराइलेशन में। डन 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 डन। अगली देखते हैं किसमें काम आता है। फॉस्फेट DNA में काम आता है। आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फॉस्फेट किस में काम आता है। फॉस्फेट काम आता है DNA में। DNA का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं, आ जाओ पीछे देख लो। यहाँ पे DNA का कहीं पे कंटेंट बनाया था मैंने, ये देखो DNA का आपको वो बना के दिखाया था। शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन है बेटा, रीढ़ की हड्डी ही बन रही है फॉस्फेट से। समझी गई ली कि आपकी रीढ़ की हड्डी ना बने फॉस्फेट से, ठीक है। मतलब फॉस्फेट से बनती है, अगर नहीं बन पाएगी अगर आपका फॉस्फेट नहीं होगा। नॉट इवन द प्लांट्स यार, तुम्हारे में भी फॉस्फेट बहुत जरूरी है तुम्हारी हड्डियों के लिए, ठीक है। तो इसलिए DNA का बैकबोन ही ये बनाता है, तो DNA बनाने के लिए भी जरूरी है। और कहाँ जरूरी है फॉस्फेट, बताइए मुझे, और कहाँ जरूरी है बेटा मेरे बच्चों, देखो और कहाँ जरूरी है। देखो DNA बनाने के लिए ये मैंने आपको बना दिया, DNA का बैकबोन बनाता है फॉस्फेट, ठीक है। DNA का बैकबोन बनाने का काम है किसका, फॉस्फेट का, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैं बनाती हूँ आपको NADP।
NADP, बोलिए NADP क्या होता है? NADP इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। कहाँ पढ़ाया मैंने आपको? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है ये कहाँ बनता था आपको? NADP कहाँ बनता था बताइए? NADP हम बनाते थे लाइट रिएक्शन में, याद है आपको कि भूल गए? नहीं नहीं, भूलना नहीं है। NADP हम कहाँ बनाते थे? लाइट रिएक्शन में। फिर इस NADP को हम कहाँ लेके जाते थे? डार्क रिएक्शन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन में इस NADP को हम क्या करते थे बच्चों? अरे यार, इस डार्क रिएक्शन में लेके जाके हम क्या करते थे? इस NADP को हम रिड्यूस करते थे। क्या करते थे? इस NADP को हम क्या करते थे? रिड्यूस। NADP को क्या कर देते थे? रिड्यूस, ठीक है। और रिड्यूस करने के बाद हम क्या बना लेते थे? C6H12O6। अब आधे से अधिक बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि NADP के पास क्या होती है? रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। इसके पास क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर। अब बहुत सारे बच्चे जो डायरेक्ट कूद कर मिनरल का लेक्चर लगा रहे हो बेटा, है ना? बेटा सुनो, जो डायरेक्ट कूद कर तुम मिनरल का लेक्चर लगाओगे तो ये कहानी तुमको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। ये कहानी तुमको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन से जब हम लोग डार्क रिएक्शन में जाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट बनाना पड़ता है। समझ में आई बात? तो जब हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना पड़ता है तो हमें NADP को रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस करने पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है और उससे हम फिर क्या बना लेते हैं? C6H12O6। कैसे याद रखें? कहाँ है ये प्रोसेस? ये क्या बता रही हैं आप? क्या मैं सर फोड़ लूँ अपना? यही सवाल आ रहा होगा तुम्हारे मन में। बेटा इसके लिए आपको फोटोसिंथेसिस का लेक्चर लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं मिनरल पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत डिटेल में इसमें तो नहीं जा सकती, तो आप फोटोसिंथेसिस के लेक्चर लगा लो तो ये कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ NADP। NADP हैज द रिड्यूसिंग पावर। NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें होता है फॉस्फेट और ये जब रिड्यूस होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है? आपके स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई आपको? कैसे होगा, कहाँ से होता है, लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, ठीक है। ये सब आप लोग कहाँ पर पढ़ोगे? फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर में मैंने बना रखा, आप देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ, और कहाँ था? तो क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको? अच्छा, प्रोटीन बनाने के भी काम आता है, ठीक। यहाँ से मुझे एक और चीज़ याद आ गई है। फॉस्फेट का और एक रोल कहाँ पर है? मैं कहाँ पर बताऊँ यार तुम लोगों को, है ना? यहाँ पे बना दो क्या? चलो, फॉस्फेट का ना एक बहुत बड़ा रोल है सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में, याद रखो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, अगर एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, और अगर सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर लगा के आए हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये छोटे छोटे घोड़े मैं क्यों बना रही हूँ। ये क्या है आपको याद है कि आप भूल गए? बेटा भूलना नहीं है। दिस इज व्हाट? दिस इज द सेल मेम्ब्रेन बच्चों। और अगर मैं एक स्ट्रक्चर देखूं कि ये क्या है, तो ये क्या होता है? ये फॉस्फेट हेड होता है कि नहीं होता है, जो कि पानी को प्यार करता है? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ठीक है। ये हेड जो होता है ये किसका बना होता है? फॉस्फेट का। और लिपिड की क्या बनी होती है? टेल, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? ये याद है आप लोगों को? तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन बनी है उसका पूरा पूरा जो सर है वो एक्चुअली फॉस्फेट से ही तो बना है, जो कि पानी को प्यार करता है। समझ में आई बात? पानी को अट्रैक्ट करता है। तो बेटा फॉस्फेट नहीं होगी ना तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सीधे सीधे याद रखो ना, फॉस्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में। फॉस्फो पाया जाता है हेड में, लिपिड पाया जाता है टेल में, तो फॉस्फेट हेड पाया जाता है, इसलिए हेड में पाया जाता है फॉस्फेट जो कि पानी को प्यार करता है। तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी अगर आपके पास फॉस्फेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, बहुत सारे होते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। फॉस्फोप्रोटीन एक ऐसे प्रोटीन जिसमें फॉस्फेट लगा होता है। फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलो, सो ये फॉस्फेट किस में बनाने के काम आते हैं? फॉस्फेट बनाने के काम आते हैं सर्टेन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स? बताएं मुझे, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या होता है? हाय रब्बा, बेटा क्या है ना, थोड़ा अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। फॉस्फेट का अगला रोल क्या बताया मैंने आपको? फॉस्फेट का अगला रोल मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स में। भूल, अरे यार पता है क्या है, अभी समझाती हूँ, रुक जाओ। एक लेक्चर थोड़ा सा मैं तुमको 2 मिनट का भाषण झाड़ती हूँ, अभी समझना। देखो क्या है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी दिन भी खड़े होकर हम पढ़ नहीं सकते कि उठे आया आज पढ़ लेते हैं बायो, ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी एक बिल्डेबल सब्जेक्ट है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए आपका सब्जेक्ट बिल्ड होता है, और नॉट इवन द बायोलॉजी, कोई और भी सब्जेक्ट होता है।
बिल्ड होता है, कंसेप्ट बिल्ड होते हैं, ठीक है। देखो तुमने देखा होगा कि मैं बहुत सीक्वेंस में चैप्टर नहीं पढ़ाती हूँ कि लगे लगे पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, नहीं। मुझे जब ये समझ में आता है कि मुझे ये चैप्टर को बिल्ड करवाना है, मैं न्यूक्लियोटाइड पे पहुँच गई ना, मैं न्यूक्लियोटाइड पे, बोलो अब न्यूक्लियोटाइड, जब मैं तुम्हें डीएनए पढ़ा ही नहीं रहती तो तुम न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जान पाते क्या? नहीं जान पाते। इसलिए बायोलॉजी एक कहानी है, इसको हमेशा कहानी की तरह ही पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम रट लोगे और जाके क्वेश्चन सवाल सॉल्व कर दोगे एग्जाम में, तो ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको लिंक करते आना चाहिए चैप्टर्स को, ठीक है। आपके पास कोई भी सवाल आए, एटलीस्ट आप लिंक कर पाएं और क्वेश्चन पर राइट लगा पाएं, क्योंकि जो रटोगे वो सवाल आए ये जरूरी नहीं है। जो नहीं रटता है वही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट को लिंक करना आता है, ठीक है। आज के लिए इतना लेक्चर काफी, आ जाओ। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? टाइड्स का मतलब याद रखो फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें होता है शुगर, ठीक है, और इसमें होता है नाइट्रोजनस बेस, और इसमें होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड। अगर आप नाइट्रोजनस बेस ये अपना फॉस्फेट हटा देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें होती है शुगर। कौन सी शुगर होती है? 5 कार्बन वाली, जिसे हम कहते हैं राइबोज। नाइट्रोजनस बेस कौन होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? बताइए। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। फॉस्फेट होते हैं, ये तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये पाए जाते हैं डीएनए में और पाए जाते हैं आरएनए में, ठीक है। आरएनए में एक्स्ट्रा होता है एक टी की जगह यू, ठीक है, यूरासिल। डन। तो न्यूक्लियोटाइड कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए। तो क्या सीखा तुमने? प्रोटीन ये बनाते, सेल मेम्ब्रेन ये बनाते, न्यूक्लियोटाइड्स ये बनाते, ठीक है, और क्या बनाते? एटीपी ये बनाते, एनएडीपी ये बनाते, न्यूक्लियोप्रोटीन्स ये बनाते। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन्स? न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होता है? बोलिए, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होते हैं? अरे भैया, न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? बोलिए। न्यूक्लिक एसिड से जो प्रोटीन बने इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो उसमें भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन फॉर एटीपी फॉर्मेशन, ये बताया मैंने, फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज होता है। डेफिशिएंसी कॉजेज द पर्पल एंड रेड स्पॉट ऑन द लीव्स, डिले इन द जर्मिनेशन। दैट्स इट। मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगी, हालांकि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आएगा क्या आपका? ये आएगा किस में यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। समझे क्या क्या सीखा हमने? फॉस्फोरस में हमने सीखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, स्टोरेज ऑर्गन में पाया जाता है, डीएनए बनाने के, आरएनए बनाने के, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के, प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लियोप्रोटीन बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, एनएडीपी बनाने के लिए, एनएडीपी से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फॉस्फोरस यूज होता है। डन। सेकंड मिनरल डन, सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट डन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेशियम। अच्छा, अब मैं तुमको बोलूँगी तुमको वहाँ पढ़ा है तो तुमको मजाक लगेगा। बेटा तुम तो, मुझे तो ऐसा लगता है तुम ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मुझे इसमें कुछ मेहनत करनी ही नहीं है, आधे से अधिक चीज़ें मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे तो ये चैप्टर एकदम लल्लू लगता है और तुम्हें भी लल्लू लगना चाहिए। मैं बताऊँ, तुम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लोगे ना, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लोगे, तब ये चैप्टर पढ़ना, तुमको ऐसा लगेगा कि भगवान इससे आसान तो कोई चीज़ नहीं है। और जिस बच्चे ने पहले मिनरल पढ़ा तो उस माथा फोड़ेगा वो, तो पहले फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सब पढ़ लेना, तब ये है ना, ठीक है। चलो, इसीलिए मैं तुमको आखिरी पढ़ा रही हूँ। चलो बेटा आ जाओ। पोटेशियम, तुमको पता है कि पोटेशियम का सबसे बड़ा यूज क्या है वो देखते हैं, पर ये देखो कहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ी चीज तो ये कि पाया कहाँ जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, बर्ड्स में, लीव्स में, रूट्स में, यही तो वहां भी पाया जा रहा था। ये वो देखो भैया, प्लांट ना एक जीवित चीज है, बस बोल नहीं सकती, रो नहीं सकती, हम मेरे जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं सकती, मेरे जैसे गाने नहीं गा सकती, ठीक है, मेरे जैसे मटक नहीं सकती, पर वो जीवित चीज़ है। जिस प्रकार से हम लोगों को खाना चाहिए वैसे उनको भी खाना चाहिए। तो मैं कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट बात करूंगी तो सबसे ज़्यादा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ही तो पाया जाएगा, क्योंकि वही तो डेवलपिंग चीज़ है। कई बार बता चुकी मैं। एब्जॉर्ब्ड एज K+ आयन, ठीक है। ये कैसे? अच्छा, फॉस्फोरस कैसे एब्जॉर्ब हो रहा था? हाँ, ये लिखा होगा मैंने कहीं पे, फॉस्फोरस PO4 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फॉस्फोरस PO4 के फॉर्म में, शायद इसमें लिखा नहीं पर मैं बता देती हूँ, ठीक है। हालांकि ये नहीं आता है कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। चलो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके लिए? सबसे ज़्यादा, चलो आ जाओ। ओके, चलो अब हम लोग चल रहे हैं K+ के बारे में, ठीक है। शुरू कर रही हूँ मैं K+, ओके। K+ मैंने कहाँ पढ़ा है आपको? बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा कि मैंने आपको K+ कहाँ पढ़ाया है, बताइए। आपको पता है कि K+ किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? K+ होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हालांकि मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। समझ में आई बात? तो K+ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैसे?
देखो या फिर से वही चीज़ बता रही हूँ, मेरा ना टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, पर ठीक है, याद रखो अभी आपका स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। और पास बनाना चाहिए था मुझे, थोड़ा और पास बनाती हूँ। हाँ, आई थिंक इट इज़ क्लोज, दिख रहा है आप लोगों को ऐसा, ठीक है, ठीक है। अभी आपका स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। अभी मेरे पास इतना सुंदर डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है, बट लेट इट बी। अभी आपका स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है। दिस इज द गार्ड सेल, दिस इज द गार्ड सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, बाहर से आया K प्लस, उसके पिच्छू आई उसकी पत्नी, उसका पति जिसका नाम है पानी। गार्ड सेल में जब पानी भर गया तो गार्ड सेल टर्जिड हो गई, ठीक है। ये हो गया गार्ड सेल का हाल। अब इसमें क्या भरा हुआ है बेटा, K प्लस भरा हुआ है और इसमें वाटर भरा हुआ, दोनों में K प्लस और वाटर भरा हुआ है। अब आपकी गार्ड सेल क्या हो गई, टर्जिड हो गई और स्टोमेटा खुल गया। अब आप जो मन चाहे वो लॉस कर दो, ठीक है। अब इस स्टोमेटा से हम लॉस क्या करेंगे बच्चों, इस स्टोमेटा से आप क्या करो, वाटर लॉस कर दो, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो K प्लस वापस से अपनी जगह पर चला जाएगा, K प्लस क्या करेगा, वापस से अपनी जगह पे चले जाएगा और वापस से अपनी पोजीशन पे रिटर्न आ जाएंगे। क्या समझा आप, क्या समझा आपने, हैं। K प्लस वो पत्नी है, वो पत्नी है, सॉल्यूट है वो, उसके पिछू उसका पति आएगा, कुछ भी कर लो आप। तो क्या होगा कि जब हमें स्टोमेटा को खोलना है, अभी मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो आप फिर से वो लेक्चर लगाइए, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग, समझ में आ जाएगा। तो प्लांट से K प्लस अंदर की ओर आएगा गार्ड सेल में, कहाँ पर आएगा, गार्ड सेल, उसके पीछे आएगा पानी, पानी आएगा और K प्लस आएगा, तो गार्ड सेल इट इज लाइक दिस, वो ऐसे टर्जिड हो जाएंगी। तो स्टोमल पोर जो होगा वो खुल जाएगा, जो बीच की जगह है ना खुल जाएगी, और यहाँ से आप सारा पानी लॉस कर दोगे। जब आप सारा पानी लॉस कर दोगे तो पानी लॉस करोगे ना, है, पानी लॉस हो जाएगा। उसके बाद जो है K प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा और वापस से स्टोमेटा अपनी जगह पर, मतलब फ्लैसिड हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो मेनली K प्लस जो होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, मेनली K प्लस जो है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए होता है। दूसरा K प्लस का दूसरा रोल होता है बच्चों, टर्जिडिटी ऑफ सेल, ठीक है, टर्जिडिटी ऑफ सेल। व्हाट डू यू मीन बाय टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी ऑफ सेल का मतलब होता है सेल का शेप मेंटेनेंस में, समझ में आ गई बात। टर्जिडिटी ऑफ सेल का मतलब ये है कि K प्लस जो होता है वो सेल का शेप मेंटेन करता है। ये समझ में आया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे करते हैं, K प्लस आता है, वाटर आता है, वाटर फूल जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है, K प्लस अपनी जगह पे चले जाता है और ये बंद हो जाते हैं, ठीक है। टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी का मतलब होता है शेप मेंटेनेंस, समझ में आई बात। टर्जिडिटी का मतलब होता है बच्चों शेप मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है, ध्यान से देखेंगे कैसे करता है। देखो ये एक सेल है, ठीक, अब ये सेल ऐसी है, बाहर से पानी आया, बाहर से K प्लस आया, बाहर से K प्लस आया, सॉल्यूट आया, तो उसके पीछे पानी तो आएगा ही ना, पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर हुआ, सॉल्यूट आया तो सेल कैसी हो गई, सेल कैसी हो गई बोलिए, सेल हो गई टर्जिड, बड़ी हो गई सेल, क्योंकि ये जो K प्लस है ना और जो ये वाटर है, ये सेल की मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर बना रहे हैं बाहर की ओर, जिसकी वजह से जो सेल है वो कैसी हो गई है, टर्जिड हो गई है। मेरी बात समझे आप, बाहर से K प्लस आ रहा है, उसके पीछे पीछे पानी आता है, पानी और K प्लस जो है सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेशर बनाते हैं बाहर की ओर और सेल टर्जिड होकर मोटली हो जाती है। इट इज जस्ट लाइक कि ऐसा आप हवा भर लें अपने अंदर, ऐसे ऐसे होते रहें, तो इट इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो K प्लस जो होता है वो टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए माना जाता है। दो फंक्शन बता दिए मैंने आपको, K प्लस क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, दूसरा मैंने बताया शेप मेंटेनेंस में। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, हाँ ओके ओके, एनायन एंड कैटायन बैलेंस, एनायन एंड कैटायन बैलेंस, एनायन, अच्छा क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो अपन लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पर K प्लस का रोल मेनली एनायन एंड कैटायन बैलेंस के लिए होता है। किसी भी सेल के अंदर अगर माइनस आयन की अधिकता होगी तो K प्लस उसको बैलेंस करने के लिए जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल हो नहीं सकती, ठीक है। तो हमको क्या भेजना पड़ेगा, हमको K प्लस को भेजना पड़ेगा। कैसे याद करें, अगर आपको क्लोराइड शिफ्ट याद होगा, अगर आप लोगों को क्लोराइड शिफ्ट याद होगा तो वहाँ पर हमने पोटेशियम को HbO2 से जोड़ा था, पर K प्लस बढ़ रहा था, इसलिए हम लोगों ने प्लाज्मा से क्लोराइड आयन को अंदर भेजा ताकि आयन का मेंटेनेंस हो सके। तो सोडियम, क्लोरीन और क्लोराइड, नॉट क्लोरीन, Cl माइनस, सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम, ये तीनों जो आयंस होते हैं ये एनायन एंड कैटायन बैलेंस का काम करते हैं। एनायन एंड कैटायन बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर बाहर प्लस ज़्यादा हो रहा है तो बाहर से अगर अंदर प्लस ज़्यादा हो रहा है तो बाहर से माइनस आयन भेज दो,
अगर अंदर माइनस आयन ज़्यादा हो रहे हैं तो बाहर से प्लस आयन्स भेजो। दिस इज कॉल्ड एज एनायन एंड कैटायन बैलेंस। तो अगर मान लीजिए सेल के बाहर जो होता है, नॉर्मल सेल के अंदर, ह्यूमन बीइंग की सेल के अंदर भी बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो ये बैलेंस होता है। जब बहुत सारे सोडियम अंदर आने लगते हैं तो पोटेशियम को बाहर जाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज एनायन कैटायन बैलेंस। तो सेल में किसी भी आयन की अधिकता या कमी ना हो, इसलिए एनायन एंड कैटायन बैलेंस करते हैं, जो बेसिकली पोटेशियम का काम कहलाता है। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई सबको, पोटेशियम वाला कहानी क्लियर हो गई। चलिए, सो इट इज हेल्प्स इन द एनायन कैटायन बैलेंस। ठीक है, इट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। पोटेशियम का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। जब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस करवाऊंगी तो K+ का रोल आपको प्रोटीन सिंथेसिस में बताऊंगी। अभी फिलहाल ये आपकी जरूरत की चीज नहीं है। ठीक है, पर ये याद रखना कि प्रोटीन सिंथेसिस में K+ का रोल है। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। पोटेशियम क्लियर हो गया। सो वी हैव डन विद द थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट कॉल्ड पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम के साथ एक और प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, अच्छाई भी है। अगर आपके प्लांट्स को पोटेशियम कम मिलेगा, ठीक है, तो ऐसी कहानी में टायरोसिन नाम का एक एंजाइम बनने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट में काले स्पॉट्स बनने लगते हैं। ठीक, खैर ये बात है, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड 4th नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। द नेम इज कैल्शियम। देखिए कैल्शियम क्या है। अब तुमसे कोई पूछे तो मत बोल देना दांत में कैल्शियम है, हड्डी में कैल्शियम है। अरे तुम्हारी बात थोड़ी कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कैल्शियम। देखो, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है सेल की ग्रोथ में। अगर आपने मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, मिडिल लैमेला आप लोगों को पढ़ा है, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम पाया जाता है। मिडिल लैमेला जो होती है वो सेल डिवीजन के लिए, 2 सेल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मिडिल लैमेला की वजह से 2 सेल के बीच में सीमेंटिंग लेयर भी बनती है, जिससे 2 सेल्स आपस में कनेक्ट रहती हैं। कैल्शियम को हम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं? कैल्शियम को हम Ca+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो जो भी डेवलपिंग टिश्यूज होंगे उनको ये सबसे ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। समझ में आई बात? जो भी डेवलपिंग टिश्यूज होंगे, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, इनको ये सबसे ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए तो देखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। पहली बात तो ये है कि ये 2 सेल्स के बीच में, आगे बढ़ते हैं अपन, तो कैल्शियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या बनाती है, ये बनाती है मिडिल लैमेला। ठीक है, कैल्शियम की वजह से क्या बनता है भैया मेरे? कैल्शियम की वजह से मिडिल लैमेला बनता है। व्हाट इज द मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला इज द सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द 2 सेल्स, जिससे 2 सेल्स आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और मिडिल लैमेला 2 सेल्स को बनाने का भी काम करती है। आप लोगों को लास्ट वाला अगर याद होगा टीलोफेज के बाद, तो वहां पर ही हम लोग मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे 2 सेल्स सेपरेटली अलग अलग हो भी जाती हैं और जुड़ी भी रहती हैं। ठीक है, मिडिल लैमेला बनाने का काम करता है। मिडिल लैमेला में पाया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम जो होती है वो सेल वॉल में भी पाया जाती है। ठीक है, दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि जहां पर भी हम लोग हार्डनेस की बात कर रहे हैं, ये बात समझो मेरी, क्या बोल रही हूं मैं, जहां पर भी हम लोग हार्डनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर भी हम लोग टफनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर भी हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, वहां पर कैल्शियम का नाम जरूर आएगा। ठीक है, तो नॉट इवन द ह्यूमन बीइंग में भी तो ऐसे होता है कि जहां पर भी आपको स्ट्रेंथ देनी है वहां पर कैल्शियम होता ही होता है। वैसे ही प्लांट्स में भी जहां पर भी कैल्शियम चाहिए, वहां पर जहां पर भी स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पर कैल्शियम होगा। तो कहाँ भैया, मिडिल लैमेला भी स्ट्रांग होती है, सेल वॉल भी स्ट्रांग होती है, तो वहां पर कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, दूसरी जो चीज मैं आपको बता रही हूं कि ये सेल डिवीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में कैसे रोल प्ले करता है, अब आप ध्यान से समझिए सेल डिवीजन में कैसे रोल प्ले करता है। अगर आपको माइटोसिस याद होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपको माइटोसिस याद होगा तो हमको क्या करना पड़ता है, ये देखिए, ये 2 क्रोमोसोम्स को बीच में से फाड़ना पड़ता है कि नहीं फाड़ना पड़ता है? ये आपके सेंट्रोमियर्स जुड़े हैं, 2 क्रोमोसोम्स को बीच में से फाड़ना पड़ता है कि नहीं फाड़ना पड़ता है ना? ये याद है आप लोगों को कि भूल गए? अरे भूलो नहीं भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या जोड़ना पड़ता है बच्चों? यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ता है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर को बनाने और अरेंज करने में किसका रोल होता है? स्पिंडल फाइबर को बनाने और अरेंज करने में कैल्शियम का ही रोल होता है। समझ में आ गई बात? तो स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट में
स्पिंडल फाइबर को बनाने और अरेंज करने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, कैल्शियम रोल, ठीक है। ये बस इतना ही लिख रही हूं मैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कैल्शियम एब्सेंट होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं हो सकता। एब्सेंट मैं ऐसे ही लिखती हूँ तो कोई आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अगर कैल्शियम एब्सेंट होगा तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो आपका जो कैल्शियम होता है वो स्पिंडल फाइबर को बनाने और साथ ही साथ अरेंज करने का काम करता है। यही स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को ऐसा खींचकर पोल अपार्ट ले जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये पढ़ाया मैंने आपको। चलिए आगे देखते हैं कैल्शियम का क्या है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइटोटिक स्पिंडल। समझ में आ गई बात? वो धागे बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिविटीज को भी इनहैंस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जैसे एटीपीएस। देखो ध्यान समझो, एटीपीएस, एटीपी को तोड़ने वाला एंजाइम एटीपीएस, फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलिपिड को तोड़ने वाला, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने वाला फॉस्फोलाइपेजेस, अल्फा एमाइलेज स्टार्च को तोड़ने वाला। तो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का भी काम जो है कैल्शियम करता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बेटा सेल डिवीजन जो होता है ना, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही तो है, तो इन्हें भी ये क्या करते हैं, करवाने का काम करता है। अच्छा एक चीज और मैं बताती हूँ, और क्या बता रही हूँ मैं, मैग्नीशियम शुरू हो गया, उसके पहले मुझे कैल्शियम के बारे में कुछ और बताना। देखो कैल्शियम जो है, ध्यान से समझना बच्चों, है ना। चलो आ जाओ, देखो क्या बोल रही हूं मैं। कैल्शियम इज द स्टोरेज मैक्रोन्यूट्रिएंट। समझ में आई बात? इट इज द स्टोर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। या मैं पता क्या बोलती हूँ कैल्शियम के बारे में, इट इज द इमोबाइल। समझना ना ध्यान से क्या बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं नाइट्रोजन का एक और फंक्शन बताऊंगी। इट इज द इमोबाइल मैक्रोन्यूट्रिएंट। समझ में आई बात? अच्छा, इमोबाइल मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? इमोबाइल मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि ये कहीं भी अपनी जगह से नहीं जा सकते। समझ में आई बात? इमोबाइल मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी? इमोबाइल न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि मैं यहाँ हूँ तो मैं यहीं रहूंगी, भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे कहीं नहीं जाना है, ठीक। आ जाओ, मैं इसके लिए तुम्हारे लिए एक प्लांट बना लेती हूँ, ठीक है ना। कौन से कलर का प्लांट बनाऊँ, कौन सा कलर पसंद है तुम्हें? डार्क ग्रीन कलर का प्लांट बनाऊंगी आज मैं, डार्क ग्रीन कलर का प्लांट बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए, ठीक है। ये मेरे पास एक लीफ बनाई मैंने, ठीक है, और थोड़ा ऊपर बनाती हूँ ना, ये मैंने बनाई ये लीफ, ठीक है। और ऑब्वियसली सब लोगों को ये पता ही, समझ में आ ही गया होगा भैया, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, कि कौन सी यंग लीफ होगी और कौन सी ओल्डर लीफ होगी, ठीक है ना। यंग लीफ है ये, ठीक है, जवान लीफ है ये, यंग लीफ, और ये है ओल्डर लीफ, ठीक है। अब मैं तुमको देखो अब क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान समझना। देखो अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की, इस लीफ के अंदर तो सब कुछ स्टोर है ना भैया, इस लीफ के अंदर तो सब स्टोर है, इस लीफ के अंदर नाइट्रोजन स्टोर है, ठीक है, इस लीफ के अंदर कैल्शियम स्टोर है, इस लीफ के अंदर पोटेशियम स्टोर है, फॉस्फोरस स्टोर है, सब स्टोर है इसके अंदर, ठीक। इसके अंदर तो ओल्डर लीफ है, ठीक। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर भर भर के पड़ा हुआ है, समझो। ओल्डर लीफ में बहुत ही ज़्यादा भर भर के पड़ा है। अब समझो, अगर किसी के घर में कोई विपदा आ जाए तो आदमी किसको बचाएगा? मेरे किसी के भी घर में, मेरे घर में अगर कोई भी 10-12 बच्चे हैं, किसी भी प्रकार की कोई विपदा आ जाए तो आदमी बच्चों को पहले बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बोलिए, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी कहानी ऐसी ही है। अब क्या है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम सॉइल से तो ले ही रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं? नाइट्रोजन लिखा है पर नाइट्रेट नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रोजन को तो हम नाइट्रेट नाइट्राइट और अपना अमोनिया के फॉर्म में ले ही रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ले ही रहे हैं, स्टोर होता जा रहा है। पर अगर कोई विपदा आ गई, सॉइल पानी नहीं बचा, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो ये यंग लीव्स जो है ना, ठीक है, यंग लीव्स में क्या होगा पता तुम्हें? अब ध्यान से देखना, ये आप समझना। अब ये है जाइलम, ठीक है, दिस इज द जाइलम एंड दिस वन इज फ्लोएम। यहां से ऐसा बना रही हूँ फ्लोएम को, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, ठीक है। देखो
तो अगर मुझे स्टेम को प्रोवाइड कराना है तो स्टेम में तो क्या पाया जाता है, जाइलम। स्टेम में तो क्या होता है, डेड टिश्यूज होते हैं, जाइलम। तो इस Na3NO3 को हम किस Na2NA3 अमोनिया वगैरह सबको किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। और वो स्टेम को, जाइलम किसको दे देगा भैया, स्टेम को दे देगा, स्टेम को दे देगा। और जाइलम किसको दे देगा, पूरे स्टेम इसको देता रहेगा, ठीक है। पर आप समझो, तो जाइलम किसको देता है, स्टेम को प्रोवाइड करने का काम कर देता है, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स को, ठीक है। पर अगर मुझे टिश्यूज को प्रोवाइड करना है, एक लीफ से दूसरे लीफ में जाना है, यहाँ पर मुझे नाइट्रेट को ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, फ्लोएम। समझ में आ गई बात। जाइलम डेड टिश्यूज को सप्लाई करता है ना, और फ्लोएम जो है वो इंटरमिटेंट जो आसपास के टिश्यूज हैं उनको सप्लाई करता है, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। तो अगर एक लीफ से दूसरे लीफ में जाना है किसको, नाइट्रोजन को, तो फ्लोएम के थ्रू चला जाएगा। स्टेम में जाना है तो जाइलम के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, ध्यान समझना क्या बोला मैंने। अब ये कहानी तो है नाइट्रोजन की। देखो, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है, और एक दो और हैं जो मैं बताती हूँ आपको। नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये मोबाइल है, दीज आर द मोबाइल। पर अगर मैं बात करूँ काशी की, किसकी बात करूँ बेटा, काशी, काशी ही लेना मथुरा, काशी, ठीक। ये देखो क्या लिखा मैंने। अगर मैं बात करूँ काशी की, काशी मतलब कहाँ लिखूँ यार, काशी मतलब ये काशी मतलब कैल्शियम और सल्फर, ठीक है, और आयरन, आई मतलब आयरन, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों इमोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, तीनों इमोबाइल एलिमेंट, ठीक है। तो ये किसी भी जगह पर मूव नहीं करेंगे, ये यहीं पड़े रहेंगे। क्या आयरन भी यहीं पड़ा रहेगा, कैल्शियम भी पड़े रहेगा, सल्फर भी यहीं पड़ा रहेगा, ये ऐसे भरे रहेंगे, ये नहीं मूव कर सकते क्योंकि ये मोबाइल है। सल्फर को, आयरन को कैसे याद रखो, जो भारी है इसलिए वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दोनों भी ऑप्शन आ सकता है, कैल्शियम और सल्फर दिया जा सकता है, तो टिक आपको कैल्शियम पे करना है क्योंकि एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कैल्शियम और सल्फर दोनों बताया है तो आपको मोस्ट इमोबाइल बताना है, तो कैल्शियम इज मोर इमोबाइल देन द सल्फर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बात। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कैल्शियम एक इमोबाइल मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो किसी भी लीफ में स्टोर हो सकता है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इसे ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको नीचे से कंटिन्यूसली इसको एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा सॉइल से। ये आप यहाँ पर भरा है तो ये यहाँ पे नहीं जा सकता, समझ में आई बात। नाइट्रोजन के साथ ऐसा है कि ये भरे रहते हैं, विपदा आने पर इनको दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दोगे, फ्लोएम के थ्रू दोगे, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ भी है, ठीक है। तो पर ये जो है काशी जो है, जैसे कैल्शियम, सल्फर और आयरन, ये नहीं मूव कर सकते। सो दीज आर द इमोबाइल मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये कहानी सबको क्लियर हो गई ना, डन, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो ये हुआ हमारा कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये हमारा हुआ फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम। चलिए, तो ये हुआ कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम में आप देख रहे हैं कि इसकी कमी से थोड़ा सा क्लोरोसिस हो जाता है, ऐसा ब्लैक से स्पॉट बन जाता है, डिफिशियंसी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। लेट्स स्टार्ट विद द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा रोल है, जैसे कि आपका मैग्नेट ब्रेन्स है जो कि एक बहुत ही मैग्नेटिक चैनल है ना, वैसे ही मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम को मैग्नेट ब्रेन से याद रखना, ठीक है। मैग्नीशियम को हम हमेशा Mg2+ आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, +2 आयन, 2+ लिखा मैंने, +2 होगा, ठीक है। तो Mg लिख ही देती हूँ, नहीं तो आधे बच्चे फिर बोलेंगे ये गलत है, ठीक है। Mg+2 के आयन के फॉर्म में हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा रोल पता है क्या है, सबसे बड़ा रोल, व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ मैग्नीशियम, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। मैग्नीशियम का काम होता है राइबोसोम्स की यूनिट को जोड़ना, ठीक है। राइबोसोम यूनिट्स को जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। राइबोसोम यूनिट्स को ज्वाइन करने का काम मैग्नीशियम का होता है। समझ में आ गई बात, ये आप लोगों को कहीं पर पढ़ाया भी मैंने, ठीक है। मैग्नीशियम का काम राइबोसोम, ये है इसकी लार्ज सब यूनिट, ये है इसकी स्मॉल सब यूनिट। मैग्नीशियम जो है इनकी यूनिट्स को जोड़ने का काम करता है। आ गई बात समझ में। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ये मिडिल लैमिला बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है बच्चों, मिडिल लैमिला। तो मिडिल लैमिला में बेसिकली पाया क्या जाता है, ये पढ़ाया मैंने आपको। ये देखो यहाँ पर अभी अपन लोग बात ही कर रहे थे ना, मिडिल लैमिला, वेयर इज द मिडिल लैमिला। ओके, मिडिल लैमिला शायद बनाया नहीं है मैंने।
देखो मिडिल लैमिला जो है इसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। मिडिल लैमिला में पाया क्या जाता है, मिडिल लैमिला में मैग्नीशियम और कैल्शियम पेक्टेट ही तो पाया जाता है, ये पढ़ा है मैंने आपको। तो मिडिल लैमिला क्या करने का काम करती है, दो सेल को जोड़ने का काम करती है, और दो सेल्स को अलग अलग करने का, ये सीमेंटिंग बाउंड्रीज होती है, दो सेल्स को अलग अलग करने का भी काम करती है। कब बनता है, जब टीलोफेज के आखिरी में मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। मैग्नीशियम का और क्या रोल होता है, आ जाओ देखो। मैग्नीशियम का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, मैग्नीशियम का रोल फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा है, और मैग्नीशियम का रोल रेस्पिरेशन में भी बहुत ज़्यादा है। बताइए, फोटोसिंथेसिस में मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है किस एंजाइम को, बोलेंगे किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पेपकेज। पेपकेज कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, पेपकेज हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा, पेपकेज हम लोगों ने पढ़ा है C4 प्लांट्स में। कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने, C4 प्लांट्स में पेपकेज एंजाइम, पायरुवेट इनॉल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, ओके। उसके बाद रेस्पिरेशन में मैग्नीशियम की ज़रूरत कहाँ पर होती है, रेस्पिरेशन में जो हम लोग पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, याद आया कुछ, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस लिंकर स्टेप मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम होता है उसे भी एक्टिवेट करने के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है। तो मैग्नीशियम नाम का जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए है और रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए है। फोटोसिंथेसिस के लिए, ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए इन द C4 प्लांट, देखिए C4 प्लांट में चाहिए पेपकेज, C3 प्लांट में चाहिए रुबिस्को। C4 प्लांट में पेपकेज ही जो होता है उसी की प्रेजेंस में पहला कंपाउंड बनता है। तो पेपकेज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो मैग्नीशियम की वजह से ही एक्टिवेट होता है। और दूसरा जो एंजाइम है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी मैग्नीशियम के एंजाइम, मैग्नीशियम के वजह से ही ये एंजाइम एक्टिवेट होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। ओके, ये हमेशा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट से फ्रॉम द सॉइल, मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन। ठीक है, रिक्वायर्ड इन द ग्रोइंग एरियाज ऑफ रूट स्टेम सीड्स इन द लीव्स, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जो ज़्यादा ग्रो करेगा वो पाया जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद फंक्शन, इट अकर्स इन द मैग्नीशियम पेक्टेट अकर्ड एज मैग्नीशियम पेक्टेट इन द मिडिल लैमिला, बता दिया मैंने। इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल, ये भी मैंने आपको शायद कहीं बताया था। अगर मैंने बोला है कि इसका रोल फोटोसिंथेसिस में है तो मैंने क्या गलत बोला है, बताइए। अगर मैंने बोला कि इसका रोल फोटोसिंथेसिस में है तो मैंने क्या गलत बोला है। ठीक है, अच्छा ये मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। ये क्लोरोफिल का जो सेंटर, क्लोरोफिल इज अ पोरफायरिन मॉलिक्यूल। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें टेल भी पाई जाती है और इसके सेंटर पे मैग्नीशियम ही तो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है बताइए मुझे, उसके बाद ये करता है आपका राइबोसोम सब यूनिट को बाइंड। उसके बाद ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम, पेपकेज, और रेस्पिरेशन के लिए कौन सा बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए अपना पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। समझ में आई बात, जैसे कि डीएनए का डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन जो होता है वो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन नहीं होगा तो देखो कैसे पत्ते पीले पड़ गए हैं, डेफिशिएंसी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नाउ अब हम ये समझ गए मैग्नीशियम इज डन, मैग्नीशियम इज डन। बताइए क्या किस फॉर्म में मैग्नीशियम को हम एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों, बताइए किस फॉर्म में मैग्नीशियम को वी हैव टू एब्जॉर्ब, हमको मैग्नीशियम को Mg2+ आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करना है। मैग्नीशियम जो होता है ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, पेपकेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लिंकर स्टेप में काम करता है जब हम पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करके करते हैं और उसे कहाँ ले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। डन। उसके बाद ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेंटर पे मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद ये राइबोसोम सब यूनिट को बाइंड करता है। मैग्नेट ब्रेन से याद रखना, जैसे टीचर से बच्चों को जोड़ के रखता है मैग्नेट ब्रेन, वैसे राइबोसोम की दो सब यूनिट को मैग्नेटिक इफेक्ट वाला मैग्नीशियम जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये डीएनए एंड आरएनए की भी सिंथेसिस में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीशियम। तो ये हुआ मैग्नीशियम के बारे में। नाउ अब हम एक आखिरी मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सल्फर। मैडम आपने तो हमें 9 बताए थे, तो बेटा 6 ये हो गए, 7वां हो गया कार्बन, 8वां हो गया हाइड्रोजन और 9वां हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सल्फर। देखिए
सल्फर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं आपको बताऊँ मैं। सल्फर का यूज़ हम करते हैं हमारी Z स्कीम में। सल्फर को हम मेनली SO4-2 आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, ठीक है। ऑब्वियसली मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो डेवलपिंग जो पार्ट है प्लांट का उसको ज़्यादा चाहिए पड़ेगा ना। अब मेनली सल्फर का यूज़ जो है ना, पता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है। हम लोग किस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सल्फर के बारे में, ठीक है, जिसको हम SO4-2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सल्फर को मेनली हम Z स्कीम में, ठीक है, मेनली हम Z स्कीम में इस्तेमाल करते हैं। Z स्कीम किसकी स्कीम है भैया? Z स्कीम मैडम है फोटोसिंथेसिस की स्कीम। किसकी स्कीम है बच्चों मेरे? Z स्कीम इज द स्कीम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या पढ़ा है मैंने Z स्कीम में, क्या समझाया मैंने आपको Z स्कीम में, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो Z स्कीम में मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले होता है PS2। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन का खेलम खेली, ठीक है, तू ले ले फिर तू ले ले फिर तू ले ले, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफ़र करते हैं। ये कहानी क्या है वो Z स्कीम में आपको पता चल जाएगी, आप लेक्चर लगा सकते हैं। PS2 से जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आता है? प्लास्टोक्यूनोन के पास, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? साइटोक्रोम बी को, ठीक है, ओके। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाते हैं? ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाते हैं? PS1 के पास, ठीक है, फोटोसिस्टम 1 के पास। PS1 एक्साइटेड हो जाता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? FeS को। किसको देता है? FeS। अब Fe का मतलब FeS में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सल्फर, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फेरिडॉक्सिन, ठीक है, या इसी को हम सल्फर के, सल्फर जुड़ा हुआ है। आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि FeS एक्सेप्ट करता है। FeS के पास क्या दिखाई दे रहा है आपको? सल्फर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन PS1 में जो आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन पकड़ता है वो कौन है? FeS, और FeS के पास क्या होता है? सल्फर। तो सल्फर जो है वो फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये Fe के साथ जुड़कर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, एंड इट इज़ अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन को कैच करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को कैच करते जाएंगे, कैच करते जाएंगे, कैच करते जाएंगे, और अपने हाइड्रोजन्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे। बाद में उन हाइड्रोजन को हम ATP बनाने में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट। अच्छा, सल्फर का एक, अच्छा ये समझ गए आप लोग कि Z स्कीम में फोटोसिंथेसिस में रोल होता है। दूसरा, सल्फर का बहुत बड़ा रोल है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में। सल्फर का मेन रोल है बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस में, याद रखिएगा, मेन रोल ऑफ द सल्फर इज द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण अमाइनो एसिड होते हैं जिनका नाम है मेथियोनाइन और आपका सिस्टाइन, ठीक है। मेथियोनिन और सिस्टाइन, ये दो अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके पास सल्फर होता है। यू हैव टू रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जा सकता है कि बताइए कि सल्फर, हालांकि मैंने अमाइनो एसिड में भी आपको बताया था, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड जिसमें सल्फर पाया जाता है। और ऑब्वियसली अमाइनो एसिड है तो प्रोटीन में तो काम आएगा ही, प्रोटीन बनाने के। सो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 2 अमाइनो एसिड मिथ्योनाइन एंड सिस्टाइन। मेन कॉम्पोनेंट फॉर द सम विटामिन थाइमिन, ठीक है, थाइमिन, ये थाइमिन हो गया, बायोटिन हो गया, B1 और B7 कहते हैं, और ठीक है, और फेरिडॉक्सिन। देखो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज फेरिडॉक्सिन ना, दिस इज कॉल्ड एज फेरिडॉक्सिन, दिस इज फेरिडॉक्सिन, इसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को मैंने शायद पढ़ाया होगा कि जब मैंने आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, ध्यान से देखो, जब आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, ध्यान से समझो, जब मैंने एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, ओके। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफैक्टर या कोएंजाइम, यार थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, कोफैक्टर या कोएंजाइम, हाँ कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सही लिख रही थी मैं, इन्हें कहते हैं कोफैक्टर, भूल जाती हूँ कभी कभी यार, ठीक है। अब नॉन प्रोटीन के 3 पार्ट आपको मैंने पढ़ाए थे, क्या क्या बताया था बताइए। एक मैंने आपको बताया था प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था कोएंजाइम,
और एक मैंने आपको बताया था मेटल आयंस। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको एंजाइम्स का बताया था कि बेसिकली एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रोटीन वाला, एक होता है नॉन प्रोटीन वाला। अब नॉन प्रोटीन वाले के रूप में या तो आपके पास कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, या तो आपके पास कोई कोएंजाइम हो सकता है, या तो आपके पास कोई मेटल आयंस हो सकता है। अब एक टाइप का कोएंजाइम का नाम लिख रही हूँ जिसका नाम है कोएंजाइम ए। ठीक है, इस कोएंजाइम ए के पास सल्फर होता है, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, इस कोएंजाइम ए के पास सल्फर होता है बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने कि सल्फर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि ये PS1 में आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है बाय द विद द एडिशन ऑफ फेरिडॉक्सिन। फिर मैंने आपको बताया कि सल्फर जो होता है ये बेसिकली बहुत सारे वाइटामिन्स में, जैसे कि थायमिन, जैसे कि मैंने आपको और थायमिन बताया, और क्या बताया, थायमिन बताया, और मैंने आपको बायोटिन बताया, इनमें भी ये पाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेथियोनिन एंड सिस्टीन। ठीक है, डन, ये कहानी क्लियर हो गई। ऑब्वियसली मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो डेवलपिंग स्टेम में पाया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सल्फर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में, उसके बाद कैल्शियम के बारे में, उसके बाद मैग्नीशियम के बारे में, फिर पढ़ा हम लोगों ने सल्फर के बारे में। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा। मैंने आपको 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आज सिखाया, 3 के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया। सो वी हैव टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसकी जिंगल मैंने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में बताई है, उसको आप याद कर लेना। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द माइक्रोन्यूट्रिएंट, हालांकि मुझे इसी में बताना देना चाहिए पर ठीक है, मैं अलग अलग लेक्चर बना दूंगी। सो दिस इज इट, दिस इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैं ये समझ रही हूँ, मैं ये जान रही हूँ, जो मुझे कहानी थी समझानी वो आपको समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द माइक्रोन्यूट्रिएंट। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।